हेलो। तो क्या हाल चाल है सभी लोगों के। हैप्पी न्यू ईयर पहले सभी को। सबके लिए नया साल जो है वो बहुत बहुत शुभ हो। आपकी सभी मनोकामना, आपके सभी ड्रीम्स जो हैं वो पूरे हों, यही मैं होप करता हूँ, यही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। और इस एग्जाम से और जो भी एग्जाम आप इस ईयर में देने वाले हैं उनसे आप एक बहुत अच्छी पोस्ट लेके निकलें। ठीक है। और जब मैं बंसल क्लासेस में पढ़ता था तो वहाँ आईआईटी की शीट हमें दी जाती थी, जो पिछली दिवाली पे उसमें लिखा होता था कि इंजॉय योर लास्ट दिवाली एज अ नॉन आईआईटीएन। यानी वो एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर पैदा करना चाहते थे कि ये आपकी लास्ट दिवाली है एज अ नॉन आईआईटीएन, अगली दिवाली पे आप आईआईटीएन होंगे। ऐसा आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ। इसी तरह से आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है कि जो नेक्स्ट ईयर में जब न्यू ईयर आएगा, ये साल जब खत्म होगा, तब तक आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे। ऐसा आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना है और उसी अप्रोच के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है। 29 दिसंबर से लेके 4 जनवरी का जो स्लॉट ओपन है जिसमें आप सेंटर चेंज कर सकते हैं, उसमें अगर अभी तक किसी ने नहीं किया है और उसका सेंटर बचा हुआ है तो उसे मिल जाएगा। जल्दी जल्दी उसको कर दीजिए। ठीक है। और एक बात और स्पेशली मैं आपको बता दूं कि अब 4 महीने ही रह गए हैं। अब वो टाइम नहीं है कि आप आज से स्टार्ट करके और पूरा पढ़ोगे। ठीक है। अगर कोई ऐसा कह रहा है आपसे, तो मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी है, यहाँ पे आपको पेपर में बैठने से पहले एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स आपका रिवाइज होना चाहिए। ठीक है। तो अब टाइम आ गया है, जो आपने पढ़ा है उसको आगे किस तरीके से रिवाइज करना है, और जो नहीं पढ़ा है आपने उसको किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है। स्ट्रेटजी भी 4 मंथ्स के लिए मैं बहुत जल्दी शेयर करूंगा। तो ये ध्यान रखें कि अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, जनवरी का नोटिफिकेशन है और 1 साल से वापस जनवरी आ गया है, 1 साल में आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो अब छोड़ दीजिए। ये अब वो पेपर नहीं है कि अब यहां से आप उठ के पूरा करेंगे। ठीक है। किसी भी चीज में आपके पास एज है और आपने कुछ पढ़ा है, वहां से अब आपको आगे चलना। ठीक है। तो अगर हम जहां तक बात करें टेस्ट सीरीज की या मॉक टेस्ट की, तो बहुत सारी मेरे पास डिमांड आई। और हमेशा मुझसे ये भी कहा गया बच्चों के द्वारा कि आप पेड ही कोर्स चालू कर दीजिए, लेकिन प्लीज पढ़ाइए, प्लीज मॉक टेस्ट आप दीजिए। ठीक है। मैंने हमेशा ये कहा कि पैसों की बात नहीं है, मैं फ्री में ही उस चीज को करूंगा और मैं शुरू कर रहा हूं आज से। ठीक है। तो फर्स्ट जो सब्जेक्ट हमने लिया है वो हिस्ट्री है, क्योंकि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। और हर जो सब्जेक्ट है उसके अगर आप 10 से 15 20 मॉक टेस्ट भी कर पाएंगे यहाँ पे मेरे साथ, और अलग से तो करेंगे, आप अगर 50 भी कर पाते हैं टोटल में, आप ये मान के चलिए कि 500 क्वेश्चन आप एक एक सब्जेक्ट के अटेम्प्ट करके जा रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको एक आइडिया मिलता है कि वहां पे किस तरीके से पेपर आने वाला है। ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि किसी भी मॉक टेस्ट का क्वेश्चन वहां छप जाए, मेरे का या किसी का भी। ठीक है। यूपीएससी से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया मिलता है कि आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है। ठीक है। मैं मेरे के लिए तो कह ही सकता हूं कि अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि आपका पेपर किस तरह से होगा, आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम हिस्ट्री से। ये मॉक टेस्ट 1 है। ठीक है। और इसके पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस इज नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर के द्वारा भीमराव अंबेडकर के द्वारा इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्टेब्लिश नहीं की गई है। ठीक है। तो देखिए, बी आर अम्बेडकर जो नाम है वो हमेशा ही फोकस में रहता है। ठीक है। कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ। अभी मोदी जी ने अनावरण किया, कोई किसी पुण्यतिथि पे कुछ करने जा रहा है, तो कुछ ना कुछ इस नाम से रिलेटेड आपको सुनने को मिलता ही रहता है, इसलिए ये हमेशा बना रहता है फोकस में और इससे क्वेश्चन बनते हैं। पिछला भी अगर आप पेपर उठाएंगे 3 साल पहले का, तो उसमें इनकी एक किताब के बारे में पूछा गया और भी 2-3 चीजें पूछी गई। तो इसी तरीके से मैंने भी क्वेश्चंस बनाए हैं कि जो आने की संभावना है। तो अभी भी हॉट टॉपिक है, अभी भी बहुत कुछ है। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बी आर अम्बेडकर ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को इसमें से एस्टेब्लिश नहीं किया है। नोट पे आपको ध्यान देना है। इसी तरह से यूपीएससी क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने नोट छोड़ दिया, आपने पहला ऑप्शन देखा ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, आपको लग रहा है कि ये तो उन्होंने एस्टेब्लिश की थी, आपको पक्का याद है, और आप मार के निकल गए। ठीक है। ना आपने ऑप्शन पढ़े, ना आपने ये नोट पढ़ा। ठीक है। तो ये जरूरी चीजें होती हैं। बहुत ही शांत मन से, बहुत ही फोकस्ड
रूप में आपको पेपर करना होता है, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस आप अभी से चालू कीजिए। तो ये जो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है, ये इन्होंने एस्टेब्लिश की थी। जो सी ऑप्शन है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये भी इन्होंने एस्टेब्लिश की थी। जो ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन है ऑप्शन बी, ये इन्होंने एस्टेब्लिश नहीं की थी, तो इसका आंसर बी है, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। अगर ये इसका आंसर आपको पता है तो ही आप कर पाएंगे, नहीं अगर आपको पता है तो इस तरह क्वेश्चन में हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए पेपर में और इसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। लेट लाने का रीजन यही है, टेस्ट सीरीज बोलो, मॉक टेस्ट, जो भी अब मैं जनवरी से स्टार्ट कर रहा हूं, उसका रीजन यही है। जब भी आपने कहा, मैंने आपसे कहा कि थोड़ा बाद में आप कुछ पढ़ लें, ठीक है। जब आप कुछ पढ़ लेंगे तभी तो आपको अपनी तैयारी एनालाइज करने के लिए मॉक टेस्ट की जरूरत होती है। तो अब मजा आएगा आपको भी आंसर देने में और मुझे पूछने में, क्योंकि अभी तक आपने कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, ठीक है। ये ऑप्शन इसका आंसर है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस इज एस्टेब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, फिर से ये नाम जो है ये हमेशा रहता है फोकस में, ठीक है। तो इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके ऑप्शन है ऑल इंडिया हरिजन संघ, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास। डिप्रेस क्लास ही एक पिछले क्वेश्चन में थी जो नहीं की थी बी आर अम्बेडकर ने, तो अगर आपको पता नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि शायद ये की होगी उन्होंने। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में थी। अगर आपको नहीं पता है इन दोनों क्वेश्चन के बारे में, अगर आप पिछले क्वेश्चन से अंदाजा लगाते हैं तो आपके हिसाब से ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन हो सकता है, हरिजन संघ हो सकता है, विडो रीमैरिज एसोसिएशन का पता नहीं है। तुक्के भी अगर हम लगाना चाहें तो पेपर में बैठ के हम किस तरह सोचते हैं कि विडो रीमैरिज से तो कोई ताल्लुक लगता नहीं है इनका। अनटचेबल्स के लिए इन्होंने काम किए हैं, ठीक है। तो ऑल इंडिया हरिजन संघ या बहिष्कृत हितकारिणी सभा हो सकती है, ठीक है। तो ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन भी इनका नहीं है, बहिष्कृत हितकारिणी भी नहीं है, विडो रीमैरिज भी नहीं है। इसका आंसर है ऑल इंडिया हरिजन संघ। ये एस्टेब्लिश किया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जो समाज सुधार हैं और उसमें जो इंपॉर्टेंट आदमी उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पिछले साल का पेपर भी आप देखेंगे इसी तरीके से, बुक्स पे, सोशल रिलीजियस पे, किसानों पे, सब पे बहुत ध्यान है, ठीक है। तो उसी तरीके से कुछ मैंने डिजाइन किया है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। हु डिस्क्राइब सती प्रथा एज मर्डर अकॉर्डिंग टू एवरी शास्त्र। सती प्रथा को मर्डर यानी एक हत्या है ये हर शास्त्र के हिसाब से, ऐसा किसने कहा, ठीक है। तो सती प्रथा के लिए सबसे ज्यादा काम किसने किया है, अगर आप याद करेंगे तो राजा राम मोहन राय का नाम हमेशा आता है, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम जो है वो विडो रीमैरिज के केस में है काफी, ए के दत्त का भी, और सर सैयद अहमद खां जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी है उसको इन्होंने स्थापित किया था, उसमें काफी बड़ा हाथ था। तो इनका तो अलग ही चीज है, ठीक है। सती प्रथा से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं एग्जाम में कि सैयद अहमद खान तो नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर विडो रीमैरिज से जुड़े हुए थे ज्यादा, और एके दत्त भी वुमेन के लिए थे लेकिन ज्यादा ध्यान उधर ही था। तो राजा राम मोहन राय का आपको पता है कि सती प्रथा के उन्मूलन में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो यहां से आप आंसर लगा सकते हो, यही करेक्ट होगा। राजा राम मोहन राय ने ही कहा कि सती प्रथा जो है वो मर्डर है अकॉर्डिंग टू एवरी शास्त्र, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन 4। हु स्टार्टेड गुजराती न्यूज़पेपर सत्य प्रकाश। न्यूज़पेपर रिलेटेड भी 2 से 3 क्वेश्चन आए थे तो उसको भी इंक्लूड किया है मैंने, ठीक है। सत्य प्रकाश गुजराती न्यूज़पेपर जो है किसने स्टार्ट किया था, तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो ही आप दे पाएंगे। इसका आंसर है करसन दास मूल जी, ये जो ऑप्शन डी है। अगर आपको पता है तो आप दे देंगे, नहीं तो आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन में हम रिस्क नहीं ले सकते जो सीधे सीधे हैं। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं आता है। Who described 1857 revolt as neither first nor national nor war of independence? किसने 1857 रिवोल्ट को ये कहा है, 1857 क्रांति को, कि ना तो ये पहला प्रयास था, ना ही ये नेशनल था, राष्ट्रीय था, और ना ही ये एक स्वतंत्रता की लड़ाई थी। तो ये बहुत ही एक गुस्से वाला कमेंट है, बहुत ही तड़पा हुआ कमेंट है कि उस आदमी को बहुत झुंझुलाहट है इस क्रांति से। वो ना इसको फर्स्ट मान रहा है, ना नेशनल मान रहा है, ना ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ऐसा लगता है इस स्टेटमेंट को देख के कि किसी इंडियन का तो नहीं होगा। और जो
नाम है हमारे पास विदेशी, वो हैं एरिक स्टोक्स और जॉन सीली, लेकिन इन दोनों का ये नहीं है, ये कथन है आरसी मजूमदार का। ठीक है, तो इसका आंसर आरसी मजूमदार है। ध्यान रखें, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस तरीके से कोई तुक्का ना मारे। ठीक है, अपने हिसाब से स्पेकुलेशन करके सही भी हो जाता है, लेकिन यूपीएससी में अक्सर इस तरह की चीजें गलत हो जाती हैं क्योंकि ऑप्शन इसी तरीके से डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो आपको आता है तभी इसको अटेम्प्ट करें। स्पेकुलेशन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, और नेगेटिव मार्किंग काफी ज्यादा है वहां पर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ दीज इज नॉट अमंग द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द 1857 रिवोल्ट? 1857 क्रांति के जो बाद बदलाव किए गए उनमें से एक नहीं है। ठीक है, फिर से यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो है नॉट। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है कि इनमें से कौन सा 1857 की क्रांति के बाद किए गए बदलावों में से नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नहीं, नॉट। तो देखिए यहाँ पे गवर्नर जनरल जो है उसको वॉइसराय का टाइटल मिला, ये सही बात है, ऐसा हुआ। ठीक है, एरा ऑफ एनेक्सेशन एक्सपेंशन एंडेड, ऐसा कहा गवर्नमेंट ने कि अब हम एनेक्सेशन एक्सपेंशन का जो एरा है उसको एंड कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉमिस्ड फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, रिलीजियन की फ्रीडम प्रॉमिस की गई कि अब हम आपके जो निजी मामले हैं उनमें दखल नहीं देंगे, ऐसा कहा गया। ठीक है, एक्सेप्टेड ऑल डिमांड्स ऑफ नेटिव प्रिंसेस, ये जो शब्द है ऑल, इसका आप ध्यान रखें, जब भी ये आएगा मोस्टली ये गलत होगा। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, सही भी हो सकता है, लेकिन ऑल जहां आ जाता है और ऑप्शन में है नॉट, तो जनरली यही आंसर होता है, क्योंकि सारी डिमांड या सारी चीजें कभी नहीं होती हैं। तो सारी डिमांड नहीं मानी गई थी, रेस्पेक्ट के लिए कहा गया था कि रेस्पेक्ट हम करेंगे। ठीक है, रेस्पेक्ट की जाएगी, अगर जो नेटिव प्रिंसेस है उनको आगे से रेस्पेक्ट दी जाएगी, उनकी जो मिलनी चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कहा गया था, ऑल डिमांड्स का ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए यही इसका आंसर है। तो ये देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी के, जिसमें आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। आपको देखने में चारों सही लग रहे हैं, लेकिन ये ऑल शब्द ने यहाँ पे खेल किया हुआ है। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उलगुलान अपराइजिंग एसोसिएटेड विद, ये जो उलगुलान अपराइजिंग है, उलगुलान विद्रोह जो हुआ, वो किसके साथ एसोसिएटेड है? इनमें से कौन है जो इस विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो उलगुलान विद्रोह जो हुआ था वो आज झारखंड जिसे हम कहते हैं वहां का ये विद्रोह है। ठीक है, सिद्धू और कानू, ये आपको अगर आप पढ़ेंगे तो जरूर मिलेंगे ये नाम, ये संथाल विद्रोह से संबंधित हैं। ठीक है, चक्र बिश्नोई ये अलग एक जो विद्रोह है उससे संबंधित है, और उलगुलान जो है वो बिरसा मुंडा। ठीक है, आज भी वहां पे इनके स्टेचू हैं, काफी ने माना जाता है। तो बहुत पहले इन्होंने विद्रोह किया था, उलगुलान विद्रोह जिसको बोलते हैं, बिरसा मुंडा इसके मेन लीडर थे। तो ये जो एसोसिएटेड है वो है बिरसा मुंडा से। आपको पता है तभी आप आंसर दे पाएंगे। सिद्धू एंड कानू जो है वो सुने हुए नाम है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि संथाल विद्रोह नहीं पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है उलगुलान विद्रोह। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु रोड द नेवल नेम्ड देवी चौधरानी? सरला देवी चौधरानी, पिछली बार भी काफी नाम पेपर में था इसका, क्वेश्चंस पेपर में, जो सरला देवी चौधरानी का योगदान है महिलाओं के उत्थान में, इसलिए क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इन्हीं के उत्थान को नोटिस करने के लिए जो एक नोवेल लिखा गया जिसका नाम है देवी चौधरानी, ये किसने लिखा? ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बंकिम चंद्र, एस.एन. सेन, नारायण देव और रविन्द्रनाथ टैगोर। सारे इंडियन नेम हैं और सारे सही लग रहे हैं अगर पता नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं आइडिया है तो यहाँ पे आप फंस जाएंगे। इसका आंसर है बंकिम चंद्र। ठीक है, इन्होंने ही आनंद मठ लिखा था, और सरला देवी चौधरानी के जो महिला उत्थान के काम थे उनको बढ़ाने के लिए इन्होंने देवी चौधरानी नाम का एक नोवेल लिखा था। आनंद मठ इन्होंने किस विद्रोह से रिलेटेड लिखा था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किताबों पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने आपको नाम मिलते हैं सारे याद रखिए, मुझे इतने मिलेंगे उतने मैं करवाऊंगा ये आपको। ठीक है, तो ये बंकिम चंद्र ने लिखा था नोवेल देवी चौधरानी। ठीक है,
इसके बाद ये भी रिलीजन से क्वेश्चन है, नामधारी सिख जो सेक्ट है उसकी स्थापना किसने की? तो ये नामधारी सिख जो सेक्ट है इसकी स्थापना गुरु तेग बहादुर, बंदा बैरागी, बाबा राम सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इस सेक्ट की जो स्थापना है नामधारी सिख सेक्ट की, वो स्थापना की थी बाबा राम सिंह ने। ठीक है, ये कूका आंदोलन जो पंजाब का था उससे जुड़ा हुआ नाम है और तभी ये नामधारी सिख सेक्ट जो है फाउंड हुआ था। आज भी ये सेक्ट मतलब एग्जिस्ट करता है। तो बाबा राम सिंह जो थे, जो सेकंड उसके लीडर थे, उनके द्वारा ये स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये फिर से इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1857 के रिवोल्ट से जुड़ा हुआ है। जो वहां पे उस टाइम पे सैनिक थे उनके पास जो डिसकंटेंट था, असंतोष था, उसका कारण क्या था? उन कारणों में से एक है ये जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856। तो ये कारण था, एक जो सैनिक विद्रोह थे उनमें से एक कारण ये भी था कि इस एक्ट के तहत ये कहा गया था कि ऑल रिक्रूट्स टू बी रेडी फॉर सर्विस बोथ विद इन एंड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो विद इन और आउटसाइड दोनों के लिए ये कहा गया था कि आपको सर्विस करनी है। और उस टाइम पे माना जाता था हिंदू धर्म में कि अगर आपने समुद्र को क्रॉस कर लिया, अगर आपने सी को पार कर लिया, तो आपकी कास्ट जो है वो खत्म हो जाएगी, कास्ट का आपको लॉस हो जाएगा। आज तो कितने अमेरिका इंग्लैंड जाते रहते हैं सब लोग, लेकिन उस टाइम पे ऐसा था कि जो भी इस समुद्र को पार कर लेगा, किसी भी समुद्र को अगर आपने पार कर लिया किसी भी रीजन से, तो आपकी कास्ट का लॉस हो जाएगा। तो इसलिए जो इंडियंस हैं, हिंदूज हैं, वो जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे और इस एक्ट में कहा गया कि आपको जाना ही पड़ेगा, दोनों इंडिया और आउटसाइड आपको सर्विस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे इसके साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है, ये कौन लेके आया था? तो देखने में लगता है कि डलहौजी ही मेन कारण था। 1856 का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये लेके आए थे, जिसकी वजह से झांसी की रानी से मेन विद्रोह, बेगम हजरत महल। ठीक है, तो डलहौजी लगता है, मायो डफरिन ये भी सुने हुए नाम है, लेकिन इसका आंसर जो है वो लॉर्ड कैनिंग है। डलहौजी और कैनिंग में हमेशा एक टसल रहता है क्योंकि जो भी नाम थे 1857 से जुड़े हुए इन्हीं दोनों से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो लॉर्ड कैनिंग है, ये एक्ट लॉर्ड कैनिंग के द्वारा था कि आपको सर्विस देनी ही पड़ेगी चाहे इंडिया हो या बाहर हो। ठीक है, इसकी वजह से बहुत कास्ट का लॉस होने का डर था और इस वजह से ये भी एक कारण था। उसके अलावा जो चर्बी वाली बंदूक को खोलना पड़ता था वो तो सब थे ही। ठीक है, ये भी एक कारण था कि आपको सर्विस बाहर करनी पड़ेगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो 1857 रिवोल्ट और सोशो रिलीजियस जो हमारे मूवमेंट्स थे उनसे रिलेटेड थे। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको पेपर्स में देखने मिलेंगे, यूपीएससी के पेपर में और पिछले साल के ईपीएफओ के पेपर में। तो क्वेश्चंस जो हैं उसका पैटर्न हमको पता लगेगा। हो सकता है बहुत लकीली इनमें से कुछ आ जाए और हो सकता है ना भी आए, लेकिन आपको ये पता पड़ जाएगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। ठीक है, तो इसी तरह हर सब्जेक्ट का मैं लेके आऊंगा और आप अपने आप को एनालाइज करते रहिए और आप अपना पढ़ने का तरीका इसी हिसाब से रखिए। और जो डिस्कस मुझे करनी है स्ट्रेटजी अगले 4 मंथ्स के लिए, वो भी मैं जल्दी डिस्कस करूंगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल।